नमस्कार मित्रों, मैं दीपक वशिष्ठ और हिंदी द्वीप 24/7 आपका स्वागत करते हैं। हमारा जो काव्य शास्त्र से संबंधित सीरीज है उसका यह भाग 2 है। भारतीय व पाश्चात्य काव्य शास्त्र से संबंधित हमारी सीरीज चल रही है, जिसके भाग 2 में हम भारतीय काव्य शास्त्रीय सिद्धांत और पाश्चात्य काव्य शास्त्रीय सिद्धांतों को देखेंगे। इनमें से प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन सा सिद्धांत किसका है। कभी कभी मैचिंग करने के लिए, मेल करने के लिए भी आ जाते हैं कि किसके कौन सा सिद्धांत है, उनके सिद्धांत देने वाले लोगों से जोड़ना होता है। तो चलते हैं, देखते हैं भारतीय काव्य शास्त्रीय सिद्धांत। सबसे पहले हम संस्कृत से संबंधित सिद्धांतों को देख लेते हैं, जिसमें हम देखते हैं 6 प्रमुख धाराएं हम भारतीय जो संस्कृत काव्य शास्त्र उसमें देखते हैं। जैसे हम हिंदी में देख धाराएं हो गई हैं 4 धाराएं, वैसे ही यहाँ पर 6 अलग अलग मत हैं जो कि अपने जो उस सिद्धांत के प्रमुख उसको, जैसे कि रस, अलंकार, ध्वनि, इन सबको ही उनकी काव्य की आत्मा मानते हैं। उसी के आधार पर इन्होंने अपने अपने सिद्धांत दिए हैं। तो सबसे पहला है भरत मुनि। भरत मुनि जो है वो, उनका सिद्धांत है रस सिद्धांत। इन्होंने रस को ही काव्य का आधार माना है। अगले हैं भामा, जिन्होंने अलंकार को आधार मानकर अलंकार सिद्धांत प्रस्तुत किया है। अगले हैं आनंदवर्धन, जिन्होंने ध्वनि सिद्धांत दिया है। उससे बाद में है कुंतक, जिन्होंने वक्रोक्ति सिद्धांत दिया है। इनके साथ ही भामा को भी इसमें एक प्रमुख स्थान मिला है वक्रोक्ति सिद्धांत को मानने में। आगे है औचित्य। औचित्य सिद्धांत के सिद्धांत दाता क्षेमेंद्र है और रीति सिद्धांत के सिद्धांत दाता वामन है। तो यह प्रमुख 6 सिद्धांत हैं। इनके विषय में प्रश्न पूछा जाता है कि वक्रोक्ति सिद्धांत किसका है, या अलंकार सिद्धांत किसका है, या वामन ने कौन सा सिद्धांत दिया था, या भरत मुनि ने कौन सा सिद्धांत दिया था। तो इनको याद रखना बहुत जरूरी है, इसलिए हमने यहाँ पर चित्र के साथ बहुत ही सुंदर ढंग से आपके सामने इसको प्रस्तुत किया है। इसको याद रखना है। आगे हम देखते हैं भारतीय काव्य शास्त्रीय सिद्धांत। कुछ प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं जिसमें हमसे भारतीय काव्य शास्त्र सिद्धांत जो हिंदी से संबंधित है, हिंदी साहित्य से संबंधित, उनको भी पूछा जाता है। तो रीतिकाल जो काव्य शास्त्रीय सिद्धांत आया वह केशव दास के द्वारा आया, और कुछ वाद भी इनको कहते हैं, कुछ सिद्धांत भी हैं। स्वच्छंदतावाद श्रीधर पाठक जी का रहा। छायावाद जयशंकर प्रसाद जी का रहा बाद, और अज्ञे ने प्रयोगवाद को प्रस्तुत किया। हरिवंश राय बच्चन जी ने हालावाद को प्रस्तुत किया। नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश मेहता ने प्रपद्यवाद या नकेनवाद प्रस्तुत किया। नकेन शब्द पहले तीनों जो इनके प्रस्तुत करता है उनके पहले पहले नाम से न के न बना है। आगे है मासलवाद, जो कि रामेश्वर शुक्ल अंचल द्वारा प्रस्तुत किया गया, और कैप्सूलवाद ओंकार नाथ त्रिपाठी जी द्वारा प्रस्तुत किया गया। जी दो सिद्धांतदाताओं के चित्र नहीं है, यह हमें कहीं भी प्राप्त नहीं हो पाए, इसलिए हमें इसका खेद है। आगे हम पाश्चात्य काव्य शास्त्रीय सिद्धांतों के विषय में ही पढ़ेंगे, क्योंकि जब हम हिंदी साहित्य को पढ़ते हैं तो इसके स्नातकोत्तर में हमें पाश्चात्य काव्य शास्त्रीय सिद्धांतों के विषय में भी बताया जाता है। तो ये इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, और जो प्रमुख होंगे वो हम उनको भी बताते जाएंगे। तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहले प्लेटो को। प्लेटो का है भाव एवं विचार सिद्धांत, अनुकरण सिद्धांत। ये सबसे प्रसिद्ध इनका सिद्धांत है और यही पूछा जाता है, और इंद्रिय ऐक्य सिद्धांत भी पूछा जाता है। ये दो विशेष तरह से याद रखें, अनुकरण सिद्धांत और इंद्रिय ऐक्य सिद्धांत किसका है, प्लेटो का। और वाद जो है वो प्लेटो का है। सामाजिक उपयोगितावाद भी प्लेटो का है। अरस्तु का इनके शिष्य थे, इन्होंने अनुकरण पर ही अनुकृति सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। इनका एक और सिद्धांत है विरेचन सिद्धांत, और तीसरा है त्रासदी। तीनों ही सिद्धांत पूछे जाते हैं और प्रसिद्ध है, इसलिए अरस्तु का अनुकरण, अनुकृति, विरेचन और त्रासदी सिद्धांत याद रखें। आगे हैं टी.एस. इलियट। इनका है परंपरावादी दृष्टिकोण, वस्तुनिष्ठ समीकरण सिद्धांत और निर्वैयक्तिकतावाद। यह सब एलियट के हैं, टी.एस. एलियट के। आगे हम देखते हैं, ये कुछ और प्रमुख हैं, हमने इनको भी यहाँ पर रखा है।
मैथ्यू अर्नोल्ड का है आलोचना का स्वरूप। जब हम पूछते हैं आलोचना का स्वरूप सिद्धांत किसका है, मैथ्यू अर्नोल्ड का। उदात्त तत्व सिद्धांत, उदात्त सिद्धांत लॉन्जाइन्स का है, जो लॉन्जाइनस का है। अभिव्यंजनावाद बहुत पूछा जाता है, जिससे भारतीय साहित्य में वक्रोक्ति संस्कृत जो है वक्रोक्तिवाद जो है या वक्रोक्ति सिद्धांत है वो इससे मिलता जुलता है अभिव्यंजनावाद से। ये वेनेडेटो क्रोचे का है। और जयपाल सात्र का अस्तित्ववाद है, इससे प्रभावित होकर प्रयोगवाद भी मतलब प्रभावित नहीं कहेंगे लेकिन मिलता जुलता कहेंगे, अस्तित्ववाद और प्रयोगवाद लगभग मिलता जुलता है। आगे है सिगमंड फ्रॉइड का मनोविश्लेषणवाद, ये बहुत पढ़ा जाता है मनोविश्लेषणवाद फ्रॉइड का और बहुत आता है प्रश्न। आगे कार्ल मार्क्स तो भाई सब जानते ही हैं। मार्क्सवाद जो है कार्ल मार्क्स का है, इसको एक अन्य नाम भी दिया जाता है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। ये पूछ लिया जाता है कि मार्क्सवाद को क्या कहा गया है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। आगे कुछ हैं जिसमें फ्रेडरिक श्लेगर का है स्वच्छंदतावाद, इसकी समानता छायावाद से की जाती है। इसको क्लासिज्म कहते हैं, क्लासिक जो शब्द होता है उससे बना हुआ है क्लासिज्म, स्वच्छंदतावाद, या इससे समानता है छायावाद की। ठीक है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि स्वच्छंदतावाद किससे समानता रखता है ना, इसलिए मैंने दोनों दिए हुए, छायावाद स्वच्छंदतावाद से, अभिव्यंजनावाद वक्रोक्ति से, और अस्तित्ववाद प्रयोगवाद से। फिर आता है अभिजात्यवाद। अभिजात्यवाद ओला जूलियस का है। अति यथार्थवाद आंद्रे वेता का है, वेत्रा का है। प्रतीकवाद जीन मॉरियस का है। और बिंबवाद पूछा जाता है, टी.ए. ह्यूम का है। तो यह हमने पाश्चात्य काव्य शास्त्र भी पढ़े। आज हमने यहाँ पर प्रमुख सिद्धांत संस्कृत से संबंधित, हिंदी से संबंधित और पाश्चात्य विदेशी जो काव्य शास्त्री रहे हैं उनसे संबंधित पढ़े। यह हमारा प्रयास आपको कैसा लगा? यह हमारे काव्य शास्त्र जो भारतीय और पाश्चात्य काव्य शास्त्र है उससे संबंधित दूसरा भाग था, भारतीय काव्य शास्त्र सिद्धांत। पहले भाग में हमने काव्य की परिभाषाओं को देखा और दूसरे भाग में हमने काव्य शास्त्रीय सिद्धांतों को देखा। आगे हम काव्य शास्त्रीय पुस्तकों के विषय में पढ़ेंगे। तो यह जो हमारी सीरीज है आपको कैसी लग रही है हमें अवश्य बताएं, और मैसेज कर हमारे गुण और दोषों के विषय में हमें अवश्य बताएं, जिससे हम और अच्छे प्रयास करके आपको अच्छी सामग्री लाकर प्रस्तुत कर सकें। और आपकी जो अध्ययन है उसको सबसे प्रमुख बात यह है कि अध्ययन को सरल बनाना है, क्योंकि किसी भी विषय को पढ़ेंगे तो वो बहुत ही गूढ़ होता है, जितना आप पढ़ता जाएंगे और लगेगा कि और पढ़ें। इसलिए जो प्रश्न पूछे जाते हैं कोशिश वही रहती है कि कम से कम हम उन तथ्यों को लाकर रखें जिनसे आपको अधिक से अधिक प्रश्न आप कर सके, अंक मिल सके और अच्छा प्रस्तुतिकरण हो जिसको आप बहुत लंबे समय तक याद रख सके। तो ये हमारा प्रयास कैसा लग रहा है आप हमें अवश्य बताएं। आपने हमारे वीडियो को देखा इसके लिए हिंदी डीप 24/7 और दीपक वशिष्ठ आपका बहुत बहुत आभारी है। फिर मिलते हैं अगले भाग के साथ, भाग 3 के साथ। तब तक के लिए दीजिए विदा। आपका दिन शुभ हो और सफलता आपके कदम चूमे।